हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आगे 11 की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। कह रहा है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। कहता है कि बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक है। कैसा? एकात्मक तथा एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक क्या है? समूह। देखो, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तो देखो, शब्द ही आ गया तो मैंने बताया था ही आ जाए, केवल आ जाए, सिर्फ आ जाए, तो सीटेट में क्या है वो ऑप्शन आप काट दीजिए। और वैसे भी अगर आपको टैग वर्ड नहीं पता तो ऑप्शन कहता है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, ऐसा नहीं है। बुद्धि को मानक के द्वारा, देखो मानक नहीं बनाना है, मानक परीक्षणों के द्वारा सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है। बिल्कुल बुद्धि को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता एक मानक बनाकर। ठीक है, कह रहे बुद्धि एकात्मक कारक होती है। बुद्धि एकात्मक कारक नहीं होती है। बुद्धि का क्या होता है? बहुकारक होती है, यानी कि बहुआयामी होती है। कैसी होती है बुद्धि? बहुआयामी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कहता है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान कैसे होते हैं? मौलिक होते हैं। ठीक है, मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? देखो, मौलिक जैसे ही शब्द आ गया, मौलिक का मतलब होता है कुछ नया करना, यानी कि सृजनात्मक वाला सोचना, कुछ नया या सृजनात्मक। ठीक है, अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। कहता है कि सृजनात्मक विचारक, अन्वय विचारक, अभिसारी विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सृजनात्मक विचारक। अगर यहाँ पे सृजनात्मक नहीं होता तो क्या होता? अपसारी होता। ठीक है, अभिसारी नहीं होता। अपसारी का मतलब होता है खुला अंत वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि आपके क्लास में एक वंचित समूह से कोई बच्चे हैं जो क्या है समायोजन अपनी क्लास में क्या नहीं कर पा रहे हैं, समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। कह रहे बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम करने के लिए कहना चाहिए। ये आखिरी ऑप्शन कहता है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कह रहे बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए क्या देना चाहिए। भाई बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहोगे तो आप काहे के लिए स्कूल में जा रहे हो, सैलरी काहे के लिए ले रहे हो, है ना, आपका क्या काम है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि स्थिति को जैसी है वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी कि बच्चा जैसे ही अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। फिर आपका काम ही क्या है स्कूल में, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं से कम, मतलब बच्चों से ये कहना चाहिए कि आप अपनी अपेक्षाएं कम कर लीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, हेल्प करूंगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए एक नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि तैयारी नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। डी वाला ऑप्शन कहता है तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, समावेशी कक्षा मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसमें क्या होता है कई ग्रुप के बच्चे बैठते हैं, जिसमें कि वंचित पृष्ठभूमि वाला बैठता है ना, पिछड़ा वर्ग वाला भी बैठता है। तो समावेशी शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है जिसमें द्वारा सभी प्रकार के भेदभाव के अंतर को समाप्त करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि मुख्यधारा से जोड़ा जाता है, ताकि समाज में मौजूद प्रत्येक बच्चों को एक स्तर पर लाया जा सके, है ना। इस तरह के शिक्षा के कई उद्देश्य भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि बालक के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, बालक के समाज के प्रति संवेदनशील का विकास करना, सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, है ना, इस तरह की चीज़ें इसमें। ठीक है, यानी कि समावेशी कक्षा तो एक ही होती है, लेकिन शिक्षण भी एक ही होता है, लेकिन बच्चे के अनुसार दिया जाता है। कह रहा तैयारी नहीं करना चाहिए,
कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। कह रहे हतोत्साहित, तैयार करने के लिए हतोत्साहित नहीं करना, यानी कि सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 15 अच्छा क्वेश्चन है। जब ये आया था क्वेश्चन तो काफ़ी बच्चे क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश का इसका ट्रांसलेट देखा ही नहीं था। तो आप लोग पेपर करते समय जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसमें तुक्का ना लगाकर आप लोग इंग्लिश का ट्रांसलेट कर लीजिए, बराबर में ही उसके इंग्लिश का क्वेश्चन लिखा होता है। देखो पठन वैफल्य का मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ था, लेकिन लोगों ने पढ़ा ही नहीं। लिखा हुआ था डिसलेक्सिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ था, पठन वैफल्य का मतलब होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ भी था डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में परेशानी, है ना। कह रहा न्यून अवधार विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रभाविता, धारा प्रभाव, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गतिविधि पर बार बार दोहराना। तो हमें पढ़ने से संबंधित ढूंढना, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। कह रहा है व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। कहता है कि अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति है, या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, या मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कहता है कि बच्चों को क्या करना है, मुख्यधारा से हमें जोड़ना है। क्या करना है, मुख्यधारा से जोड़ना है बच्चों को, यानी कि मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कह रहा है यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर बल लेने पर आधारित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक है, तो हमें बताना है कि संरचनावादी में कहता है यंत्रवत याद करने पे, मैंने बताया था कि याद करना। ठीक है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ऐसा भी नहीं है, पावला वाला प्रबलन वाला भी नहीं है, यानी कि अवबोधन पर प्रक्रिया पर क्या है, आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 18 की ओर आगे बढ़ते हुए। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। कह रहा बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। कहता है बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, या प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। देखो कह रहा है बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा, मैंने क्या बताया था, बच्चों को वरीयता देना है, ना कि अनदेखा करना है, बच्चों को दंड नहीं देना है। कह रहे बार बार याद नहीं करवाना है बच्चों को, यानी कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना है। ठीक है, ये टैग वर्ड आप लोग नोट करते हुए चलें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कह रहा है बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना या बांट देना। ठीक है, तो बाल केंद्रीय शिक्षा में क्या होता है, बच्चा सेंटर्ड में होता है। ठीक है, तो कह रहा है केवल पुस्तकों पर आधारित, केवल शब्द आ गया है ना, यंत्रवत याद करना आ गया, योग्यता के आधार पर बच्चों को नामांकित कर देना, ये भी गलत है। देखो मैंने बताया था कितना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप लोगों का टैग वर्ड समझते होंगे, और जो बच्चे मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने टैग वर्ड याद कर लिए होंगे, तो आराम से क्वेश्चन काट के ऑप्शन को काट के सही आंसर पे पहुंच जाते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में लास्ट क्वेश्चन, और ये किससे संबंधित है, संवेग और संज्ञान से संबंधित है। कह रहा है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग है, स्वतंत्रता है, सन्निहित है, या संबंधित नहीं है। देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी, जड़ और शाखा का नियम। जो बच्चे अगर पूर्णतः अलग लगाएंगे तो वो स्वतंत्र भी तो लगाएंगे, और संबंधित नहीं है ये भी लगाएंगे, है ना। देखो जो पूर्णतः अलग है वही तो स्वतंत्र है, तो 2 3, और जो संबंधित नहीं है वो भी यही है, तो 3 निशान थोड़ी नहीं लगाओगे आप लोग, है ना। तो बचा गया हमारा सन्निहित है। ठीक है, जो पूर्णतः अलग है इसका मतलब भी तो स्वतंत्र होता है ना, और उसी का मतलब क्या है, संबंधित नहीं होता है। तो 3 ऑप्शन तो लगा हुए नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या लगा हुए आप 3, सन्निहित रहें, यानी कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से कहते हैं सन्निहित हैं। ठीक है, सन्निहित हैं। ठीक है, यानी क्या ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।